बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सियासत में लड़ाइयाँ थीं और लड़ाइयाँ अब भी रहेंगी, मगर जिस तरीके से पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, अदालती फैसले आ रहे हैं, इससे तलखियाँ और बढ़ती चली जा रही हैं। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है, आइन के अंदर तरमीम करना भी पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन अगर पार्लियामेंट के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई तो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ रह जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आज खुद नोटिस के हवाले से भी हम बहुत से ऐसे फैसले देख चुके जिनकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। रेकोर्ड का मामला ही ले लें, जिसके वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। आज एक बार फिर कहा जा रहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने है। आज भी एक फैसला आया जिस फैसले को पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। फैसला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा गया कि वो हर हाल में 14 मई को इंतखाबात को यकीनी बनाएं पंजाब के अंदर, और अगर फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त कहा कि वो 21 अरब रुपये फराहम कर दें। अब देखना यह है कि क्या ये पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर दखल अंदाजी नहीं है। अगर पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी किए जाते हैं तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। ये जंग बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे के इख्तियारात को छीनने की बात हो रही है, लेकिन अगर पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है तो फिर पार्लियामेंट को कमज़ोर करके मुल्क के आइन को या मुल्क के इदारों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक अहम इजलास आज हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिस इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने एक वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस से निकल आना चाहिए, बल्कि एक नया नारा हमारा पाकिस्तान होना चाहिए। हम सब का पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे अमन अमान को यकीनी बनाएंगी और इस वक्त मुल्क के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं है। साथ ही साथ ये कहा कि अब एक नए जो ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें डेवलपमेंट भी होगी, डायलॉग भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की के लिए अफवाज पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान के अवाम ही असल हाकम है और अवाम पार्लियामेंट बनाते हैं और पार्लियामेंट कानून और आइन बनाती है। अफवाज पाकिस्तान पार्लियामेंट, आइन और मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़ी है, लेकिन ये सूरत हाल मौजूदा जो बनती चली जा रही है ये किस तरफ जाएगी। आखिर ये इदारों के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी मुल्क के हालात को किस तरफ लेकर जाएगी। सियासी जंग अब इदारों के माबैन जंग में तब्दील होती जा रही है। इन्हीं मौजूद पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान सेनेटर जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। मुशाहिद साहब, आप मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, आपने हुकूमतें आती जाती देखी, लड़ाइयाँ भी देखी आपने, पार्लियामेंट की लड़ाई, अदलिया के साथ लड़ाई होते देखी आपने, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से क्लैश बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी मिसाल आपको कभी माजी में मिलती है? और आप अगर आप दो टोक आपसे पूछा जाए, कसूर किसका ज्यादा? पहली बात तो ये है कि मैंने ये होश में इस किस्म की सूरत हाल जिसमें मुकम्मल महाजराई हो और मुख्तलिफ किस्म के बुरान इकट्ठे हो जाएं और कोई रास्ता नजर ना आए और आपस में बिल्कुल कोई गुफ्तगू ना हो, इसकी मुझे मिसाल बिल्कुल नहीं मिलती। और मेरे ख्याल में उसमें मुश्तरका जिम्मेदारी है हमारे कायदीन की, जो सियासी कायदीन है। और मैं समझता हूँ कि इशू सियासी बुनियादी तौर पर है और उसमें चाहे हिज़्ब इख्तलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, दोनों को लचक दिखानी चाहिए, दोनों को दिल बड़ा करना चाहिए और दोनों को मिल बैठ के गुफ्तगू के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए ये रास्ता निकालना चाहिए, वरना हम दलदल में फंस रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ी मायूसी बढ़ रही है और लोगों का एतमाद सियासतदानों से और जमहूरी निज़ाम से फिर उठ जाएगा। अगर लोगों का एतमाद उठ जाता है मुशाहिद साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है, फिर रास्ता क्या बचेगा? हम किस तरफ जाएंगे? निज़ाम लपेटा जाएगा, कोई नई ऑप्शन पर गौर होगा, मेरे अजीज हमवतनों की आवाज़ सुनाई देगी, क्या होगा? कौमी हुकूमत की बातें होती हैं, कभी कभी ये कहा जाता है कि अदलिया के पास मामला चले जाएं, अदलिया कंट्रोल करे, क्या होगा? देखें जी, एक तो ये है कि अगर सियासतदान अपने फैसले सियासत के हवाले से, आइन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, निज़ाम के हवाले से खुद गुफ्तगू के जरिए नहीं हल कर सकेंगे तो जाहिर है फिर हर रोज हम या लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आपके फैसले भी और करेगा।
मलिक साहब, आपने तारीख पाकिस्तान की देख ली, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं दो मिसालें देता हूं आपको। जी 1977 जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर था, हम्म, पीएनए और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था। जी जी और फिर जब बहुत ज्यादा मुहाजराई बढ़ी, तो उस वक्त के सऊदी अरेबिया के सफीर रियाज अल खतीब साहब को कहा गया कि आप मुफाहमत के लिए मीडिएशन करें, मसालियती किरदार अदा करें। ठीक खैर वो नाकाम रहा और आपने देखा मार्शल लॉ लग गया, मिलिट्री कू हो गया। 1993 में आपको याद है, वो भी इदारों का तसादम था, जी जी और उसके नतीजे में जिसे मैं कहता हूँ सॉफ्ट कू हुआ। प्राइम मिनिस्टर भी गए, प्रेसिडेंट भी गए, चारों गवर्नर्स भी गए, चारों चीफ मिनिस्टर भी गए, और हमने इंपोर्ट किया वजीर आजम इत्तेफाक राय से। मजे की बात यह है, मोइन हम्म, कुरैशी साहब को, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, और उन्होंने फिर कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद इलेक्शन हम्म, करवाए। तो आपकी मिसाल आपके सामने है। मैंने तो ठीक अपनी सेनेट की तकरीर में भी कहा था कि अगर ये बात चलती गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, कौमी हुकूमत हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, जनरल आइंदा खान आ सकता है। हमारी तारीख में तो हुआ है, 4 मरतबा मिलिट्री कूज हुए हैं, 4 मरतबा सॉफ्ट कूज हुए हैं। तो हम अपने सबक सीखे अपनी तारीख से। और मैंने तो दोस्तों को कहा है कि गलतियां करनी तो नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। मुशैर साहब, अगर 100 नंबरों में से 50-50 नंबर हों कि 50 नंबर हों कि मामला सेटल हो जाएंगे, 50 नंबर हों कि मामला सेटल नहीं होंगे, हमें किसी और तरफ जाना पड़ेगा, जमहूरियत की बिसात लपेटी जाएगी, आप किसकी तरफ नंबर ज़्यादा समझते हैं? मेरे ख्याल में नंबर ज्यादा मैं दूंगा कि मसला हल हो जाएगा। और मैंने तो अपना एक फॉर्मूला भी दिया था, मैंने हम्म, कहा था कि 3 असूल तय कर लें आप। मैं सियासी कुव्वतों जी को जी कह रहा हूँ, सियासी कायदीन को कह रहा हूँ। नंबर 1, आइन की पासदारी, हम्म, क्योंकि आइन मुकद्दम है, मुकद्दस है। सारे फैसले पार्लियामेंट में हों, हम्म, क्योंकि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। और तीसरा ये है कि इदारों के खिलाफ ये जो है लड़ाई, इसका खात्मा हो, चाहे कोई फौज के खिलाफ लड़ रहा है या अदलिया के खिलाफ। और 2 ट्रैक आप गुफ्तगू और मुज़ाकरात शुरू करें। हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ साहब, वो दावत दें असद कैसर साहब को, जो उनके पेशरो थे, कि पीटीआई के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनके वो इस्तीफे वापस ले लें और कौमी असम्बली में वापस आ जाएं। और साथ साथ पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे। रूल्स ऑफ द गेम क्या है, कैसे मुज़ाकरात होने हैं, कैसे इंतखाबात होने हैं, किस वक्त पर होने हैं, और उनके नतायज इस तरीके से हों कि वो सब कबूल हो। क्योंकि एक साइड ने इलेक्शन जीतना है, एक ने हारना है, तो कोई रास्ता निकल सकता है। और अगर गारंटर चाहिए तो मेरे ख्याल में मैंने तो रिकमेंड भी किया है, अगर 1977 में सऊदी सफीर काम कर सकता था, तो अभी जो है सऊदी अरेबिया के वो जो वजीर आजम हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो काबिल कबूल है, हुकूमत से भी, हिज़्ब इख्तिलाफ को उनके सबसे ताल्लुकात भी हैं, सऊदी अरेबिया की बड़ी सब इज्जत भी करते हैं। तो उनको कहें कि मक्का डिक्लेरेशन ले, सबको मक्का हम्म। बुला लें, वहां अपना ये काम कर लें नेकी, और आगे बढ़े और मुल्क में इंतखाबात कराएं जो आजादाना और मुनसिफाना हो। मुशैर साहब, अगर आप मक्का डिक्लेरेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अफगानिस्तान के मामलात बिगड़े, बहुत बड़े जी ग्रुप्स की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर मक्का जी के अंदर बैठ के मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, हल्फ हुआ, तय हुआ, लेकिन अफगानिस्तान का हाल हमने देखा, आपने भी देखा। क्या पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात होंगे कि हम कुछ मुआहदा कर भी लेंगे, अमल दरामद नहीं होगा? वो आपने जो बात की कि जब मक्का डिक्लेरेशन साइन करने के बाद वापस पहुंचे पाकिस्तान, तो सब ने मुनर्रफ हो गए अपनी उस कमिटमेंट से। हालांकि लोगों ने कुरान पर अपनी कस्में खाई थी। वो एक अफसोसनाक पहलू है, इसलिए 30 साल तक उनको खाना जंगी का हुआ, फिर अमेरिका भी आ गया तो उन्होंने उसकी सजा मिली। तो खुदा ना करे कि ये नौबत हमारी भी आए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्यादत फेल हो चुकी है। इसका मतलब है हम अपने मुस्तकबिल के बारे में, हम अपने जमहूरियत के बारे में, हम अपने आइन के बारे में हम बुनियादी फैसले करने में नाकाम हैं। तो वो तो बड़ा फेलियर होगा, तो फिर तो सब फारग हो जाएंगे और सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो नौबत ना ही आए तो बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि कुछ बेटर सेंस विल प्रिवेल, कुछ दिल और दिमाग में भी वसत आएगी, और लोग देखेंगे कि हम पाकिस्तानी अवाम की क्या है। ये जितनी जंग हो रही है, चाहे इलेक्शन की या पैसे दो इलेक्शन के, या सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, उसका ताल्लुक अवाम के इशू से बिल्कुल नहीं है। लोग मुझे कह रहे हैं, मैं मिलता हूँ, हर जगह जाता हूँ, कि महंगाई, बिजली,
लॉ एंड ऑर्डर, लोगों के सारे सूरत हाल, लोगों का जीना हराम हो गया है, पैसे नहीं है लोगों के पास बिल देने के लिए, अपने खाना खाने की दस्तरखान हर जगह बिछ रहे हैं, खाने का सारा लंगर का इंतजाम हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारे मसाइल पर तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सिर्फ किस्सा कुर्सी का है, किसने आना है किसने जाना है। तो ये तो मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है। तो अभी भी मेरे ख्याल में मौका है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल कर सकते हैं बनिस्बत के हम बर वक्त सही फैसले कर लें। हमसे मुराद सियासी कायदीन है, हम कहते हैं हम कायदीन हैं तो क़यादत शो करें। और ये मुल्क बड़ी मुश्किल से कायद आज़म ने बना के हमारे लिए दिया था, किसी ने तश्तरी पर कायद आज़म को नहीं दिया था। बरतानविया ने मुखालफत की, सब ने मुखालफत की, और इसका ये हशर करें तो ये बहुत जुल्म होगा। ना तारीख माफ करेगी हमें, ना आवाम। मुशैर साहब, 2014 का धरना डेडलॉक का शिकार हुआ, उस वक्त लोगों ने जनरल राहील शरीफ की तरफ देखा। सियासतदान भी चाहते थे कि फौजी क़यादत आए दरमियान में मामलात को सेटल करवा दे। इस वक्त क्या फौजी क़यादत की तरफ नहीं देखा जा सकता? फौजी क़यादत की तरफ भी देखा जा सकता है, लेकिन वो नौबत क्यों आए? हम आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं देखते? हम नरेंद्र मोदी को तो ऑफर करते हैं कि आप मुज़ाकरात करें पाकिस्तान के साथ बगैर किसी शर्त के। हमने दहशतगर्दों के साथ भी मुज़ाकरात किए, जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया था। तो हम आपस में क्यों नहीं गुफ्तगू कर सकते? जो लोग हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, जिनकी मकबूलियत भी है, अवाम में जड़ें भी हैं, अवामी तायद भी है, दोनों, चाहे वो पीटीएम हो या पीटीआई हो, तो दोनों की अपनी स्पेस भी है। तो पहले हम अपना क्यों नहीं कर सकते? 14 कानून साजी हमने की फाटफ पर, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर इत्तेफाक राय से हमने पास किया। अभी भी कहते हैं इमरान खान बशमूल इमरान खान और गवर्नमेंट के IMF जाना बहुत जरूरी है। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को सबने सराहा इत्तेफाक राय से। तो अगर इन इश्यूज पर इत्तेफाक राय हो सकता है, चाहे नजरिया जरूरत के तहत या मजबूरी के तहत या मसलियत के तहत, तो जो पाकिस्तान का जो जमहूरी मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के अवाम का है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? बल्कि मैं अभी पिछले हफ्ते चाइना से होके आया हूँ, और चीनी हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत, उनकी मुराद थी दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, ऐसे फैसले करेंगे, ऐसे इकदाम उठाएंगे जिसमें पाकिस्तान के रियासत के मफादात और पाकिस्तान की अवाम के फलाह बहबूद के तकवीत पहुंचेगी। तो उनको भी बड़ा खदशा है कि ये अगर ये चपकलिश चलती रही, कशमकश, तजाद, तकसीम, तसादम, इससे नुकसान पहुंचेगा, और इससे वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं उनको फायदा पहुंचेगा। मुशैर साहब, इमरान खान साहब एक बयानिया बना चुके हैं कि चोरों डाकुओं से मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्हें इस बात का खदशा है कि अगर वो बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत के साथ, तो उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे उनका जो फ़ैन क्लब है, वो उनसे नाराज़ हो सकता है। देखें जी, इमरान खान साहब ने मिल के आसिफ जरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट इलेक्शन में ताउन किया 2018 में, और वो सेनेट का इलेक्शन में अपना मर्जी का चेयरमैन लगाया। और उनके जो पार्टी में लोग भी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से आए हैं, उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी, बाद में फिर उनके इल्जाम भी लगाए। तो वो जो बयानात अपनी जगह होते हैं, और उनकी खूबी कह लें या खामी कह लें, यू टर्न की बड़ी सलाहियत है उनको कई इश्यूज पर, तो इस पर भी यू टर्न ले सकते हैं वसी तर कौमी मफाद में, कोई ऐसी बात नहीं। जिनको वो डाकू चोर कहते हैं, उनके पीछे भी वोट बैंक है, उनके पीछे भी लोगों की सपोर्ट है। तो सियासी कुव्वतें तो हैं, और सियासी कुव्वतों का मुकाबला करना है। आगे आपने नैब भी इस्तेमाल किया, सारा इस्तेमाल किया। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक झूठे इल्जाम पर वो ड्रग केस बना दिया गया, तो इस किस्म की हरकतें ना की जाए तो बेहतर है ये। और सबक हम सीखें, और कई लोगों की शक्ल पसंद नहीं होती, लेकिन आप उनको मिलते हैं, वो जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अगर मोदी उनके सामने आया था तो उनसे हाथ मिलाते हैं। और कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया था कि मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा कश्मीर के लिए। तो ये कई लोगों के ख्यालात होते हैं, लोगों के ख्यालात चेंज भी होते हैं मुल्क की मफाद को देखते हुए। कोई ऐसी बात नहीं, कोई हरफ आखिर नहीं किसी सियासी बयान का। मुशैर साहब, अदलिया और मुकन्ना की लड़ाई, ये कौन जीतेगा? ये लड़ाई ऐसी है, इदारों के खिलाफ लड़ाई कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो इदारा फौज हो, चाहे वो इदारा अदलिया हो, चाहे वो इदारा मीडिया हो। और मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अदलिया का अपना मुकाम है और अदलिया का अपना रोल है,
और फौज का भी अपना रोल है और मीडिया का भी अपना रोल है। तो मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कमात दे रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ये आप समझते हैं इससे पार्लियामेंट बाईपास हो रही है? देखिए जी, इशू ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बैंक का इशू नहीं है। इशू ये है कि सियासी महाजराई की इक्कासी हो रही है। बुनियादी कोर इशू सियासत है। चूंकि सियासी हम आहंगी नहीं, सियासी मफाहमत नहीं और इतनी टसल शुरू हो गई है, ये उसका नतीजा है और ये उसका कॉज नहीं, ये कॉन्सिक्वेंस है, उसका नतायज है। तो अगर बुनियादी कोर मसला जो है सियासी फाहम तफहीम का, मफाहमत का, वो मसला हल हो जाए, जिसके लिए मैं समझता हूँ डायलॉग बहुत जरूरी है, तो ये सारे जिमनी मसाइल हल हो जाएंगे। डायलॉग आपको मुस्तकबिल करीब में नजर आता है या मुस्तकबिल में कहीं दूर नजर आता है? मेरे ख्याल में ये रमजान शरीफ गुजर जाए, ईद वगैरह हो जाए, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत शुरू हो रही है। देखें ना, हुकूमत के अंदर से भी बातें शुरू हो गई हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, और लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी से भी, बाहर की पार्टी से भी, आसिफ अली जरदारी साहब जो इतने बड़े हलीफ हैं इस हुकूमत के, उन्होंने तो एक कमेटी बना दी है डायलॉग के लिए बाकायदा, और वो उन्होंने गुफ्तगू भी शुरू कर दी है। तो जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो जमहूरियत में यकीन रखता है, उनको ये पूछ लिया जाए कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता है। अगर देखा ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने हुकूमत को छोड़ना नहीं, ये चोर डाकू है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इमरान खान को छोड़ना नहीं, इसको क्रश करना है। ये मुमकिन नहीं है। कोई शख्स, कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत, कोई इदारा इतना मजबूत नहीं कि अपने मुखालफिन को बकौल किसी के क्रश कर सके। अगर सियासी कुव्वत को क्रश करना है तो उसका एक ही तरीका है, इलेक्शन, बैलेट बॉक्स। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जितनी देर ज़ियाउल हक रहे वो उनके पीछे पड़े रहे। जब उनकी वफात हुई, उनका डेथ हुई, उसके बाद उनकी बेटी इलेक्शन में जीत के आ गई। मियाँ साहब को जलावतन किया गया, वो वापस आए, इलेक्शन जीत के वापस आ गए। तो सियासी कुव्वतों को सियासी तरीके से आप हरा सकते हैं, डंडा या डिक्टाट या किसी और तरीके से हटा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मुशैर हसन सैयद साहब। आपसे आइंदा भी मौज़ूआत पे बात होती रहेगी। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इस वक्त इदारों की माबैन लड़ाई और मीडिया का किरदार, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन जनाब मुबशर लुकमान साहब। मुबशर लुकमान साहब से पूछेंगे कि आज मीडिया जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ वकला कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, कुछ कहते हैं दुरुस्त नहीं है। पार्लियामेंट के फैसलों पर तनकीद की जाती है और कुछ उनकी हमायत करने आते हैं। मीडिया अगर बात करे किसी एक फरीक की, पार्लियामेंट की या सुप्रीम कोर्ट की, तो मीडिया पर भी तानाजनी की जाती है। इन हालात में मीडिया क्या करे? बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब पुराने वक्त देने का। मुबशर साहब, ये बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल है, पार्लियामेंट मुकन्ना और अदलिया आमने सामने हैं, इदारों की लड़ाई की बात की जा रही है, इन हालात में मीडिया पर सवालात उठते हैं कि मीडिया भी बाया है और मीडिया की तरफ जो रिपोर्टिंग की जाती है बाज़ औक़ात वो दुरुस्त नहीं होती। मुल्क के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का बहरान है जिसमें तमाम इदारे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जी बेशक आप सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बल्कि अब तो इदारे काम भी नहीं कर रहे अपना अपना। आपको बताऊं, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, सरकारी दफ्तर में खास तौर पे, और वहां पे कोई ना कोई एक्सक्यूज होगी, या तो बंदा ही नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, कहेगा ऊपर से ऑर्डर करवा दें। आपको प्रॉब्लम्स ही हैं। और ख़ास तौर पे अदलिया की और पार्लियामान की जो लड़ाई है, ये पाकिस्तान को बहुत खौफनाक एक यानी रास्ते पे ले आई है कि यहाँ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान के आइन की एग्जिस्टेंस जो है ना, वो अब खतरे में पड़ गई है। और देखिए, हम 12 देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे, कई काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि अदलिया जो है हमारी, वो लगता ही है, बज़ाहिर ये लगता है। मैं को दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मुझे कानून का उतना नहीं पता। और वो ये लगता है कि वो पार्लियामेंट की स्पेस में और औरों की और डिपार्टमेंट्स की स्पेस में खेल रही है जाके। जैसे आप देखें, उसने इलेक्शन कमीशन के साथ किया कि इलेक्शन कमीशन को उसने कहा कि तुमने इलेक्शन कराने, इस डेट को कराने हैं, फिर उन्होंने शेड्यूल भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा इस तारीख को पैसे आ जाएंगे, इस तारीख को सिक्योरिटी आ जाएगी, सारा कुछ। यानी इलेक्शन कमीशन जो खुद मुख्तार इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, और उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आईन पाकिस्तान के तहत, वो सडनली डिक्टेट हो गया।
अब फिर उसके बाद आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने उसको ऑटोनमस करवा दिया था। और उसका जो गवर्नर जनरल था उसको अपॉइंट करने की एक कंडीशन ये थी कि जनाब वो पाकिस्तान के किसी कानून के तहत उसको ना पकड़ा जा सकता है ना उसको सजा दी जा सकती है। आप स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के कह रहे हैं कि तुम पैसे दे दो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कहता है कि पैसे दे दो और वो बजटेड नहीं है अकाउंट, तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट से बजट पास होना है या वो कंसोलिडेटेड फंड से निकल के आना है। तो वहां से अगर तो एक पार्लियामेंट पाई तो भी बाईपास निकलती, होगी फिर। पार्लियामेंट खत्म हो गई ना। आज पार्लियामेंट तो खत्म हो गई इस ऑर्डर के बाद। अब वो पैसे नहीं आ सकते जब कानूनी तौर पे, जब तक पार्लियामेंट हामी नहीं भरती, पार्लियामेंट उसका बिल नहीं पास करती। और मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक के पैसे नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। एंड ऑफ स्टोरी। अब मीडिया जाए तो जाए कहाँ? अगर एक तरफ की बात की जाए, मीडिया इतना डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं जी कि बिल्कुल इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, कुछ कहते हैं जी नहीं, इस वक्त पार्लियामेंट के कोई इख्तियारात नहीं है, अदलिया के इख्तियारात हैं। इसी तरीके से वकला बरादरी तकसीम है, कुछ वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदालती फैसलों के हक में नारे लगाते हैं, कुछ मुखालफत में नारे लगाते हैं। असल में हमने फैसला कर लिया है, ये मोहतरम इमरान खान की बड़ी मेहरबानी है इस कौम के ऊपर। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस मुल्क को तोड़ना है, उन्होंने इस मुल्क को चलने नहीं देना, और इस मुल्क की सालमियत जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी अगर बढ़ेगी तो मजीद पोलराइजेशन होगी, मजीद अफरा तफरी होगी, मजीद लड़ाई होगी। और आपको बताऊं कि मीडिया का क्या कसूर है? आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप जरा सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या तनख्वाहें और मुराद हैं, वो आपको इनकार कर देंगे, वो आपको जवाब दे देंगे कि ये उस पर व्यू में नहीं आता। आप कहें उनको किसी और चीज के बारे में हुकूमत से पूछ दें कि जी आपका ये एक्सपेंस है कहाँ गया, वो कहेंगे आपको नहीं बताना। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या मैं और आप पूछ सकते हैं कि डैम फंड के 9 बिलियन कहाँ पे हैं? जो मलिक रियाज से अरबों रुपया लिया था वो कहाँ पे है? अगर हमें इसका जवाब नहीं मिलना तो नसरुल्लाह मलिक साहब, हमने क्या सराई से हमने नुक्ते मिलाने हैं ना, हमने डॉट सीधे करने हैं। हम खुद से तो खबर नहीं दे रहे। तरीके से मीडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि आप कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपकी वीडियो लीक हो जाती है। मंसूर अली खान साहब की वीडियो लीक हो गई, जो प्रोग्राम एडिट हुआ उसकी वीडियो मंजर यहाँ पर आ गई। आपको याद होगा आप भी एक प्रोग्राम कर रहे थे दुनिया न्यूज़ पर, वीडियो लीक हो जाती हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इदारों के अंदर मौजूद हैं, वो ना आपको काम करने देते हैं, उनके अपने एक नज़रियात हैं, एक अपनी सोच है। इन माहौल में फिर मीडिया कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता मीडिया काम। मीडिया तो अब मीडिया रहा ही नहीं है। मीडिया तो मालकान और सेठों की मिल्कियत है, जिनके अपने अपने एंगल्स हैं, जिनके अपने अपने कारोबारी इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और वो उसी तरह से मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। आपको किसने कहा मीडिया आजाद है? मीडिया अगर आजाद होता तो मैं इस कप के अंदर जो मैं एक समझे आप चाय पी रहा हूं या दूध पी रहा हूं या कोई और कोई मशरूब पी रहा हूं, मैं उसके बारे में अगर अवाम को नहीं बता सकता कि ये मुजरे सेहत है और अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ मैं अवाम को गाइड नहीं कर सकता, तो मीडिया का फ्रीडम तो हवा हो गया ना। मीडिया तो कोई फ्री नहीं है। आप मीडिया फ्री होता तो यहाँ पे लोगों को तनख्वाहें टाइम पे ना मिल जाती। मीडिया फ्री हो जाता तो हमारे रिपोर्टर्स का, एनएलई का, हमारे पीसीआर में काम करने वालों के इलाज ना हो जाता, उनको मेडिकल ना मिल रहा होता। इनको सबसे ज्यादा एक्चुअली अगर आप देखें तो मीडिया मजलूम है। मीडिया के लोग जो हैं वो 15,000 से लेकर चंद आगे और टकों तक काम कर रहे हैं और उनको वो भी 4-4 महीने तनख्वाही नहीं मिलती। वो इंसाफ के लिए किसी के पास नहीं जा सकते। पीको ऑर्डिनेंस आने को सारे लाने के लिए सारे तैयार हैं। मीडिया की जिम्मेदारियों के लिए सारे हमको बताने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं या जो हमारे साथ मुश्किलें हैं, जो हमें वर्क टूल्स नहीं मिलते, जो हमें क्या कहते हैं काम करने के मौके नहीं मुबशिर मिलते। साहब, क्या मीडिया ने अपने साथ ज्यादती नहीं की कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी अब वो खत्म हो गई? अब सियासी लीडर आते हैं, कौम से खिताब करते हैं, ना उनसे कुछ सवाल होता है ना जवाब होता है, एक्सेस नहीं होती मीडिया की, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय कौम से खिताब करते हैं और मीडिया दिखाता है। भाईजान बात यह है कि मीडिया तो वही है ना जो है, नॉन प्रोफेशनल आ गए ना लोग इसमें। आपके मालकान से लेके नीचे तक सारे के सारे नॉन प्रोफेशनल हैं। तो यही होगा ना, उन सबके एंगल्स हैं। मैंने पीएमएलएन को सपोर्ट करना है, आपने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, को तीसरा है उसने पीटीआई को सपोर्ट करना है, चौथा है वो एमक्यूएम का डंडोरा पीट रहा है, पांचवा है वो सिर्फ सराइकी बेल्ट के लिए बात करना चाहता है क्योंकि उसने वहां पे उसका एक हल्का है।
तो मीडिया तो खुद हल्कों में डिवाइड हो गया ना, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हो गया, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट चाहिए सारों को। मोशे साहब, आप भी एक ज़माने में इमरान खान साहब को बहुत लाइक करते थे, आप उनके स्टेज पे भी गए, एतराज़ात आपके ऊपर भी उठते थे, कभी आपको होता है एहसास कि ये गलत फैसला था? नहीं, देखिए बात यह है कि एज अ शहरी, एज अ सिटीजन, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मुझे लोगों को ओपनली बताना चाहिए, ताकि अगर उनको मेरे प्रोग्राम्स में, मेरे तज्जिए में उनको शुबात हो कि ये बायस है, तो वो उसको ना देखें या उसको डिडक्ट कर लें उतना। झूठ तो ये होगा कि अगर मैं उनको उनको बताऊं ना कि मैं, और मैं कहता रहूं कि मैं न्यूट्रल हूं जबकि मैं सपोर्ट कर रहा हूं खुलकर किसी को, तो उसको मैं गलत समझता हूं। लेकिन जब मैं इमरान खान के, मैंने रिपोर्टिंग करनी शुरू की उनके सामने, तो मैंने उसको भी बरमला खुल्लम खुला किया, उसको छुपा के नहीं किया या उसको मैंने दिल में नहीं किया। और आप ये देखें, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे है, क्योंकि आप गवाह मलिक साहब, आप तो माशाल्लाह मीडिया की रग रग से वाकिफ हैं कि अगर मैं अभी, अगर आज मैं पीटीआई की तरफ हो जाऊं, तो जो सोशल मीडिया सपोर्ट उनको है, मैं तो बड़े आराम से बिल्कुल ठीक। 50,000 70,000 डॉलर महीने का कमा सकता हूं। मैंने तो उनको उनकी बिल्कुल ठीक। पॉपुलैरिटी पे जाके वो जो है ना छोड़ा था, ठीक है ना। तो मैंने जब साथ दिया, वो भी साथ दिया, ओपनली दिया। मैं तो एमक्यूएम को भी ओपनली सपोर्ट किया, फिर एमक्यूएम की ओपनली मुखालफत की। तो मैं जो भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओपनली करता हूँ, मैं छुप छुपा के नहीं करता। मुबश्शिर साहब, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात करें, आज इन कैमरा इजलास हुआ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा दो टोक ऐलान है। एक तो ऐलान ये है कि पाकिस्तान में कोई नए या पुराने पाकिस्तान की बात ना की जाए, बल्कि हमारे पाकिस्तान की बात की जाए। फिर साथ ये कहा कि इक़्तिदार का जो मरकज़ है वो अवाम है, हुकूमत अवाम की है और अवाम पार्लियामेंट बनाती है, अवाम आइन के साथ खड़ी है, इसलिए पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। उन्होंने एक और जुमला भी कहा है मलिक साहब एंड में, उन्होंने कहा है कि जो भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उनके शाना बशाना मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। और इस वक्त आपको पता है कि कौन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है, दो टोक मैसेज है। मेरा ख्याल है कि जिन जिन को ये मैसेज जाना था, उन दोनों हजरात को तो चला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साफ़ी सीनियर तर्जीकार। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक बड़ी अहम पेशरफ्ती, एक साबिक जज, उनके इंकशाफात और वो जो क्या कहते हैं उस वॉल्यूम 10 के बारे में, जिसके बारे में एक पूरा एक माहौल बनाया गया कि वॉल्यूम 10 के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ के केस के हवाले से था कि बड़े कोई ऐसे राज हैं, अगर मंजर आम पर आ गए तो मियाँ नवाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद बात होगी वॉल्यूम 10 के हवाले से, जिसके बारे में अक्सर ये सुना गया या कहा गया कि अगर वॉल्यूम 10 खुल गया तो शरीफ फैमिली के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल साहब का एक बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वॉल्यूम 10 के अंदर क्या कुछ था वो हमारे सामने था, ओपन किया गया, लेकिन पब्लिक नहीं किया गया। नईम अशरफ भट्ट, सीनियर साफ़ी और हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये अहम इंटरव्यू किया है। नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब, आपने इंटरव्यू किया जस्टिस एजाज अफजल साहब का वॉल्यूम 10 के बारे में, हमने बड़ी बातें सुनी, मुल्क के अंदर बड़ी बहस हुई क्या कि ये वॉल्यूम 10 जिसकी अक्सर बात की जाती थी कि ये वॉल्यूम 10 कोई बड़ा ही ऐसी कोई पोशीदा चीज़ है जिसको छुपा के रखा गया, पाकिस्तानी सियासत में भूचाल ला सकता था। एजाज अफजल साहब कोई ऐसे खदशात बयान किए आपके साथ? मेरा ख्याल है मलिक साहब थोड़ी सी एग्जैजरेशन 6 सालों में ज्यादा हुई है। जो मेरी फीलिंग है ये 50-50 है। ये जिस तरह 100% लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, उतना ये नहीं था। इसको 50-50 ही मैंने जो समझा, मेरी समझ में आया, बार बार उनसे पूछा। और ये ऐसे नहीं था कि एक दफा बात हुई मैं फिर दोबारा उन्हें पूछता था, क्योंकि ये तो 6 साल आपको पता है हमें तंग पड़ गए, ये पता नहीं क्या वाली पे। उन्होंने कहा कि इसमें ये माली मामलात थे मुस्लिम ममालिक के। और मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है, उन्होंने कहा इंडिया पे, उन्होंने कहा कि मैं अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पुरानी बात हो गई है, लेकिन हमने खुद देखा था, हमने, हमारे लिए वो खुला था। हाँ, पब्लिक ने किया, उसकी वजह थी कि हमारे
जो कुछ स्टेट के मामला थे और फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक वो हमें नहीं करने चाहिए थे, आम आदमी तक ना जाता, लेकिन जो हमें उसमें हासिल होना ठीक। था वो हमने देख लिया था और एंटी स्टेट चीजें उसमें नहीं थी। उसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इंडिया में कोई मियां नवाज शरीफ की सरमायाकारी थी या तिजारती मामलात थे, क्योंकि ये बड़ी इस पे बहस भी हुई, बातचीत भी की गई कि शायद कोई इंडिया में सरमायाकारी थी, इसलिए वॉल्यूम 10 नहीं खोला गया। मलिक साहब, बड़ा अहम सवाल ये एग्जैक्टली नाम लेके फिर मैंने इंडिया का पूछा था और उस पे उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली अभी ये याद नहीं है, आपको मैं गलत कह दूं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जाहिर है उनकी वो था, बल्कि ये 6 साल पुरानी बात है, लेकिन ये कंफर्म किया कि एक ही कई ममालिक में ऐसे थे। अच्छा, पॉसिबल है कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा शख्स, कोई उधर का बिजनेसमैन हो कि जिसके साथ किसी लेवल पर या किसी वक्त, और जरूरी नहीं मियां साहब के, उनके बच्चों में से किसी ने, जाहिर है वो खास तो हसन नवाज है, वो तो प्योरली उनकी जो अप्रोच है वो बिजनेसमैन वाली है, तो हो सकता है उनका किसी पे पर्सनल लेवल पे या किसी कंपनी टू कंपनी कोई ताल्लुक हो, कोई ऐसी बात हो। इसमें ये हम कह सकते हैं कि ना तो ये बात का उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल ये क्लियर किया कि नहीं है, और ये भी नहीं कि वाकई ही 100% है और वो वाकई कोई एंटी। हाँ, अच्छा, हाँ, ये अहम बात, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, जी ये जी नोट कर ले मलिक साहब, ये आपके प्रोग्राम की जीनत ये खबर जी जी बन गई है। उन्होंने कहा जी उसमें जी। एंटी स्टेट कोई चीज नहीं थी, ये आपकी हेडलाइन है। मैं यानी फिर कह रियासत रहा मुखालफ कोई चीज हूँ, वॉल्यूम 10 जस्टिस में नहीं रिटायर्ड, थी। जी जी जी, ये आपकी हेडलाइन है। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल, जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज थे 5 रुकनी पनामा बेंच के, उन्होंने कहा, क्लियरली कहा मुझे कि उसमें एंटी स्टेट वाली बात कोई नहीं थी, लेन देन था उनके मुस्लिम ममालिक में। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि वो इंडिया भी हो या कोई ऐसे ममालिक, लेकिन एंटी स्टेट वाली बात जो उसको ज्यादा कहा जाता है वो नहीं थी। बहरहाल अगर माली मामला थे और वो ऐसे थे कि जिस पर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको पब्लिक ना किया जाए, तो उससे थोड़े से वो शुकुक शुबहात पैदा होते हैं, और हो सकता है कि उसको पॉजिटिवली उस वक्त मियां साहब की फैमिली ने एक बिजनेस ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम ममालिक में वो किया हो, खास तौर पे जब ये सऊदी अरेबिया में रहे हैं एग्जाइल में, तो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक। इन्होंने, उस वक्त तो अभी ये भी नहीं मियां साहब को पता था सियासत दोबारा कब शुरू होनी है, कब ये होगा, आपको पता ही है वो दौर के क्या हालात थे। तो हो ठीक है। सकता है कि उनका ताल्लुक, क्योंकि आप देखिए। देखें जो सऊदी अरेबिया में जी जी उनका उस वक्त बिजनेस था, जी जी, आप देखें उस वक्त जो सऊदी जी। अरेबिया बट में साहब, बिजनेस अगर था आपने अपनी उसमें भी इंटरव्यू में जिक्र की, जो मेरे सामने पड़ा है, जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार का, एजाज अफसर साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने पहले ही कह दिया था समाअत शुरू होने से पहले कि शरीफ फैमिली अपने जो असासाजात के हवाले से ज़राए बताने में नाकाम रही है। ये कैसे मुमकिन है समाअत शुरू ना हुई हो, जी उससे पहले 2 सीनियर जज साहबान अपना एक फैसला दे दें? नहीं, ये थोड़ा इसको अच्छा सवाल किया, क्लियर हो जाए। जैसे आपको लगा, हो सकता है कुछ लोगों को और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। 2 इसके पहलू हैं। जस्टिस पहले जब इन्होंने इनके पास मामला आया तो आसिफ सईद खोसा साहब जो थे वो सरबराह थे, 5 रुकनी बन गया। उसके बाद जब वो समाअत जी उन्होंने जी शुरू की तो उसी दौरान मियां साहब की वो तकरीर आ गई, हुजूर ये है वो जराए, फिर कतरी खत भी आया। ये जब सारी चीजें उन्होंने देख ली तो जेआईटी रिपोर्ट से पहले, इंक्वायरी से पहले, जो उनकी अपनी एक प्राइमा फिशाई उनकी वो थी, फाइंडिंग्स थी, जो वर्डिक्ट कह लें या नोट कह लें, जो भी उनका था, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उन्होंने कहा कि भाई कोई जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि कतरी हाथ जो है वो एक बिल्कुल मफरूजा साबित हुआ है, ये अपने असासे जो है वो साबित उसके जराए नहीं कर सके, लिहाजा इनको हफार किया जाए। लेकिन लेकिन बट साहब, 3-2 क्या से इससे तो अब फिर वो मियां फैसला, शरीफ फैमिली को जो खदशात हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलती कि जज साहबान पहले से मूड बना चुके थे मियां नवाज शरीफ को इस केस के अंदर डिस्क्वालीफाई करना है? मलिक साहब वो ऐसे हो सकता था अगर 5 जज ऐसे कहते, लेकिन देखें कि उस वक्त जो फैसला हुआ वो इनकी फेवर में 3-2 से हो गया। और आपको याद है मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयां तकसीम की, जो दूसरे अपना जो 3 जज थे, जिसमें जस्टिस इजाज अफजल सीनियर मोस्ट थे और जस्टिस इजाजुल एहसन थे और जस्टिस अजमत सईद, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, बगैर